हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल चैनल। हम देख रहे हैं राइट लॉजिकल अप्रोच सीरीज टू यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस क्वेश्चंस। और उसमें जो आज का अप्रोच है वो है लॉजिकल एंड कॉमन सेंस अप्रोच। इस अप्रोच में क्या करना है, कुछ लॉजिक ढूंढना है या फिर कुछ लॉजिकली कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है और अपना कॉमन सेंस यूज करना है। कॉमन सेंस यानी कि मतलब जो ऑब्वियस चीज़ें होती है कि वो चीज़ें हमको ढूंढना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो कॉमन सेंस की बात है कि गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, राइट। तो उस टाइप की जो चीज़ें है लॉजिकल एंड विथ कॉमन सेंस, तो वो कैसे यूज कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2011 का क्वेश्चन नंबर 7। Question is a microbial fuel cells are considered a source of sustainable energy. Why? Microbial fuel cell, they use living organisms as catalyst to generate electricity from certain substrates. अब ये certain substrates की बात कर रहा है तो ये ओपन एंडेड जनरल स्टेटमेंट हो गया, सही होने के चांसेस ज़्यादा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, दे यूज वैरायटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एज सबस्ट्रेट। अगर आप ये कीवर्ड देखोगे माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स तो ये थोड़ा पॉजिटिव ओरिएंटेड लगता है, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इको पेंट्री हो सकता है। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ट्रैप डाल दिया इनऑर्गेनिक, ये होना चाहिए ऑर्गेनिक। तो एक चीज तो ये है कि ये ऑर्गेनिक होना चाहिए था लेकिन इनऑर्गेनिक दिया है, और इनऑर्गेनिक आएगा तो वो निगेटिव ओरिएंटेड हो जाएगा, जैसे कि केमिकल है वो। लेकिन माइक्रोबियल जो है तो पॉजिटिव ओरिएंटेड है, एनवायरमेंट रिलेटेड है, इको फ्रेंडली, अच्छा लग रहा है, तो पॉजिटिव ओरिएंटेड होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे निगेटिव ओरिएंटेड है, ये ऑप्शन गया। अगर आप दो को निकाल दोगे तो यू आर लेफ्ट विथ 1 and 3 and 1 ओनली। अब दूसरी बात यह है कि आपको वर्ड्स कितने ध्यान से पढ़ने चाहिए ये यहाँ से पता चलता है। ये ऑर्गेनिक की जगह सिर्फ इनऑर्गेनिक कर दिया है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो कॉन्ट्रास्ट और वो क्या अपोजिट वाले डाल देंगे। मतलब साइक्लोन होगा तो एंटी साइक्लोन की पिक्चर्स डाल देंगे, एफडीआई है तो एफएफआई का कुछ पिक्चर डाल देंगे, या फिर ऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक कर देंगे, नॉन रिन्यूएबल है तो रिन्यूएबल कर देंगे, रिन्यूएबल है तो नॉन रिन्यूएबल कर देंगे। मतलब अपोजिट वर्ड जो एंटोनिम्स और अपोजिट काइंड ऑफ कंसेप्ट्स जो है तो उनके फीचर्स मिला के क्वेश्चन बनाना ज़्यादा बनाते हैं यूपीएससी जो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, तो इसलिए इस वर्ड्स को काफ़ी केयरफुली देखना चाहिए। और तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स टू क्लींस वाटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अभी ये भी पॉजिटिव ओरिएंटेड है, राइट। तो आंसर है सी 1 and 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल in Antarctic region has been a cause of concern. What could be the reasons for formation of this hole? अब ये ज्योग्राफी या फिर एनवायरनमेंट से आप लिंक कर सकते हो, ये शंकर आईएएस एनवायरनमेंट में भी दिया है, लेकिन तब 2011 में वो ज़्यादातर बुक में कवर नहीं किया गया था। फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस एंड इनफ्लो ऑफ सीएफसी। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एंड इनफ्लो ऑफ सीएफसी। Absence of polar front and stratospheric clouds and inflow of methane and CFC, यहाँ पे भी CFC है, राइट। Increased temperature at polar region due to global warming, ये तो डेकोरेटिव स्टेटमेंट है, ये तो गलत हो गया, लेकिन तीनों में भी CFC दिया है और ओजोन होल के लिए तीनों भी रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो यहाँ से इलिमिनेट कैसे करना है, एक सिंपल कोई लॉजिक लगा सकता है, ये एब्सेंस वाला, ये प्रेजेंस, तो ये दोनों में से एक हो चाहिए, तो ये गलत गया। अब ये दोनों में से कैसे चुनना है, तो पहले में बात कर रहा है ट्रोपोस्फियर की और दूसरे में बात कर रहा है स्ट्रेटोस्फियर की। अगर आप लॉजिकली इस क्वेश्चन को देखोगे तो ओजोन कहाँ मिलता है, ओजोन मिलता है स्ट्रेटोस्फियर में, ओजोन ट्रोपोस्फियर में मिलता नहीं है, तो आंसर क्या होना चाहिए, बी। सिंपल लॉजिक है, ओजोन इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फियर, सो यू शुड चूज द ऑप्शन विच इज रिलेटेड टू स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। और यहाँ पे क्या है, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब्सेंस ऑफ पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है। अगर आपको नॉलेज है तो आपको समझ में आएगा कि जो क्लाउड्स होते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, वो क्या है, सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं ये केमिकल रिएक्शन होने के लिए, जो क्लोरीन गैस को बाहर निकलने के लिए जो सबस्ट्रेट चाहिए जो केमिकल रिएक्शन के लिए, वो क्लाउड्स
प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड एंड प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट उसको ओजोन होल को बढ़ावा देते, राइट। दैट्स व्हाई आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। India maintained its early cultural contacts and trade links with Southeast Asia across Bay of Bengal. For this preeminence of early maritime history of Bay of Bengal, which of the following could be the most convincing explanation or reason? अब ये whenever UPSC will use this word like most convincing, तो इसका मतलब क्या होता है कि कुछ ऑप्शंस कन्विंसिंग भी होंगे, लेकिन हमें ढूंढना है मोस्ट कन्विंसिंग, उसमें से जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो। कुछ हो सकते हैं 70% में ट्रू, कुछ 90% में ट्रू, लेकिन हमें ढूंढना है 100% ट्रू वाला। मतलब मोस्ट कन्विंसिंग हमको ढूंढना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट पॉसिबल या फिर पॉसिबल रीजन। जब भी ऐसे वर्ड यूज करते तो यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए और सेम अप्लाई करना चाहिए एवरी ऑप्शंस को, राइट। तो अब देखते क्वेश्चन, एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया हैड अ बेटर शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम्स। ये शिप बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। द रूलर्स ऑफ साउथ सदर्न इंडिया ऑलवेज पैट्रोनाइज ट्रेडर्स, ब्राह्मण्स, प्रीस्ट एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स इन दिस कंटेक्स्ट, राइट। थर्ड, मानसून विंड्स अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल फैसिलिटेटेड सी वॉयेजेस। एंड डी, बोथ ए एंड बी आर कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशंस। ये तो नहीं है। अब देखते हैं पहला वाला, एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया हैड अ बेटर शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम्स। अगर इंडिया के पास अच्छा शिप बिल्डिंग होगा तो फिर साउथ ईस्ट एशिया की ही कंट्रीज के साथ कल्चरल रिलेशन क्यों अच्छा है? शिप है तो कहाँ कहीं पे भी जा सकता है, वो यूरोप में भी जा सकता है, वो दूसरी किसी और भी जगह भी जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल पूछ रहा है और क्वेश्चन है जियोग्राफी में से, एप्लीकेशन ऑफ जियोग्राफी है या फिर आईआर का, ओशन का कुछ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बे ऑफ बंगाल के बारे में बात कर रहा है, तो ये काफी जनरलिस्टिक हो गया और ये सभी एरियाज को अप्लीकेबल हो सकता है अगर शिप बिल्डिंग ही रीजन है तो। सेकंड, रूलर्स ऑफ पैट्रोनाइज्ड ट्रेडर्स। अभी यहाँ पे भी अगर पैट्रोनाइज ट्रेडर्स को करते हैं तो ट्रेडर्स कहीं पे भी जा सकते हैं ना, तो फिर इस क्वेश्चन में साउथ ईस्ट एशिया, बे ऑफ बंगाल पे ही फोकस क्यों किया गया है कि उनको इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक चाहिए, इसलिए बोल रहे हैं मोस्ट कन्विंसिंग रीजन चाहिए। ये भी रीजन हो सकता है, ये भी रीजन हो सकता है, लेकिन मोस्ट कन्विंसिंग क्या है? सी, मानसून विंड्स अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल फैसिलिटेटेड सी ओजेस, दैट्स व्हाई दिस इज बे ऑफ बंगाल। और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ही क्यों? क्योंकि बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो शिप्स आते जाते थे उनके लिए ये बे ऑफ बंगाल की जो मानसून विंड्स है वो हेल्प करती थी, राइट। तो आंसर इज सी। तो इसी तरह से लॉजिकल यूज करना है कि यहाँ पे क्या दिया है, ये मत भूल जाना जो क्वेश्चन में दिया है ऑप्शन और स्टेटमेंट देखते देखते अगर वो भूल जाओगे तो आपको ये भी लगेगा, आपको ये भी लगेगा, और आप इसके बारे में भूल जाओगे कि बे ऑफ बंगाल पे यहाँ पे ज्यादा फोकस किया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। Aspartame is a artificial sweetener sold in the market. It consists of amino acids and provides calories like amino acids. It is used as a low calorie sweetening agent in food items. What is the basis of this use? Aspartame is as sweet as table sugar, but unlike table sugar, it is not readily oxidized in human body due to lack of requisite enzymes. पता नहीं। When aspartame is used in food processing, sweet taste remains, but it becomes resistant to oxidation. अब रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन की बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे होना चाहिए बीटी टेक्नोलॉजी, जैसे कि बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, बीटी मस्टर्ड है। तो किसी चीज को रेजिस्टेंस बनाने के लिए जो बायोटेक्नोलॉजी है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, उसका ज्यादातर यूज होता है। तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा है कि aspartame रेजिस्टेंस है, तो ये बना बनाया ऑप्शन है, राइट। तो ये क्या, aspartame is as sweet as sugar, but after ingestion into body it is converted into metabolites and yield no calorie. Aspartame is several times sweeter than table sugar, hence food items made with small quantities of aspartame yield fewer calories on oxidation. अभी अगर लॉजिकली देखोगे तो इट इज नॉट रेडिली ऑक्सीडाइज इन ह्यूमन बॉडी, ये भी बना बनाया ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है, उसको भी ऑक्सीडाइज बॉडी कर लेती है, राइट। तो यहाँ पे केयरफुल रहना। अब यहाँ पे हिंट जो यूपीएससी ने दिया है वो दिया है सी एंड डी में। सी में लो कैलोरीज बोल रहा है, यहाँ पे नो कैलोरीज बोल रहा है, यहाँ पे सॉरी लो कैलोरीज दिया है और डी में फ्यू कैलोरीज बोल रहा है।
लो का मतलब क्या होता है, फ्यू होता है, तो इसलिए आंसर इज डी, नॉट नो कैलोरीज, राइट। समझ में आया। तो ये जो था ये कीवर्ड था, इसको आप लॉजिकली अगर अप्लाई करोगे तो डी आंसर तक पहुंच सकते हो। 2012 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, in the areas covered under the Panchayat Extension to Scheduled Areas Act 1996, what is the role of power of Gram Sabha? अब ग्राम सभा के बारे में ये क्वेश्चन है। ग्राम सभा हैज द पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल्ड एरियाज। पॉजिटिव ओरिएंटेड है, अच्छी बात है। कहाँ पे भी अगर एक्ट आया, गवर्नमेंट स्कीम आई, प्रोजेक्ट आई, तो उसको थोड़ा वेलफेयरिस्टिक पॉजिटिव ओरिएंटेड देखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का पर्पस वही होता है। और जहां तक लोकल बॉडीज की बात होती है या स्टेट गवर्नमेंट की बात होती है, तो डिसेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा दिखता है। तो ये ग्राम सभा हैज अ पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड, अच्छी बात है। ग्राम सभा हैज द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि सभी का तो नहीं दे रहा। अगर ग्राम सभा को सभी फॉरेस्ट प्रोड्यूस का देंगे तो गवर्नमेंट को रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे। तो जो मेजर फॉरेस्ट रिसोर्सेज है या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है या फिर कुछ माइनिंग एक्टिविटीज है या बड़ी बड़ी चीजें है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में रखेगा। और माइनर देने में कोई दिक्कत नहीं है, हमको लॉजिकली भी करेक्ट लग रहा है। अब देखते हैं थर्ड, रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर एनी मिनरल इन द शेड्यूल्ड एरिया। ये गलत इसलिए नहीं है कि एनी वर्ड यूज किया है, आप लॉजिकली देखो, एनी मिनरल इन शेड्यूल्ड एरिया, अगर वहां पे समझो फॉर एग्जांपल गोल्ड है, तो क्या वो ग्राम सभा को पावर दे देंगी, या फिर वहां पे कोल है, राइट। तो इसीलिए एनी मिनरल नहीं है, और यहाँ पे माइनर मिनरल की बात कर रहे हैं, तो 1 3 सेकंड एंड 3 आर कॉन्ट्राडिक्टरी, आइदर दैट कैन बी 2 और दैट कैन बी 3, राइट। तो यहाँ पे 2 और 3 आ गए, ये गया, यहाँ पे 2 और 3 आ गए, ये गया, आइदर 1 and 2 ओनली एंड 1 ओनली, राइट। और हमने देखा कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लॉजिकली हमें करेक्ट लग रहा है, लेकिन एनी मिनरल की अगर बात करोगे तो वहां पे मेजर भी आ जाएंगे, तो फिर यहाँ पे माइनर देने की कोई बात ही नहीं है, राइट। तो ये दो ऑप्शन जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है, आंसर दैट्स व्हाई इज बी, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, if national water mission is properly and completely implemented, how will it impact the country? First, part of the water needs of the urban areas will be met through recycling of wastewater, हो सकता है। ये भी पॉजिटिव ओरिएंटेड है, गवर्नमेंट का मिशन है, प्रोजेक्ट है, स्कीम है, एक्ट है। वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोस्टल cities with inadequate alternate source of water will be met by adopting appropriate technologies that allow for the use of ocean water. Chennai is a classic example for this, ocean water. All the rivers of the Himalayan origin will be linked to the rivers of peninsular India. The expenses incurred by the farmers for digging bore wells and for installing motors and pump sets to draw groundwater will be completely reimbursed by the government. अब ये जो आखिरी वाला स्टेटमेंट है उसके बारे में थोड़ा देखते, कंप्लीटली रीएम्बर्स बाय द गवर्नमेंट। रीएम्बर्स करने में कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीटली करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये इसलिए गलत नहीं है कि कंप्लीटली, लेकिन यहां पे कोई कंडीशन ही नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल इमेजिन करो, कोई फार्मर है, उसके पास 100 हेक्टर लैंड है और एग्रीकल्चर जमीन है, या फिर बिग लैंडलॉर्ड से, उसको भी अगर गवर्नमेंट पैसा देना स्टार्ट कर देगा तो गवर्नमेंट का तो बैंड बच जाएगा, राइट। तो ये लॉजिकली करेक्ट नहीं लग रहा है। यहाँ पे कुछ कंडीशन डालते, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को कंप्लीटली रियम्बर्स कर देंगे, तो ये सही हो सकता है, इसलिए 4 इज रॉन्ग। 4 को निकाल दिया, बचा 1 and 2 and 1 ओनली। तो यहाँ पे 3 की तो कोई बात ही नहीं आती है, ऑल द रिवर्स, तो ये तो गलत ही हो गया, राइट। 1 ओनली एंड 1 and 2, तो आंसर इज बी, 1 and 2, ये लॉजिकली करेक्ट है, और चेन्नई ये कर भी रहा है, राइट। दैट्स व्हाई आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, consider the following kinds of organisms: bacteria, fungi, flowering plants. Some species of which of the above kinds of organisms are employed as biopesticides? यहाँ पे some species बोल रहा है, not all bacteria, not all fungi, not all flowering plants, some of the species, मतलब एक भी बैक्टीरिया का स्पीसीज अगर ऐसा होगा कि वो दूसरे किसी चीज को खाता होगा जो हानिकारक है, तो ये बायोपेस्टिसाइड बन जाएगा। एक भी अगर फंगस ऐसा होगा वो दूसरे किसी पेस्टिसाइड को खा रहा है, फिर उसको कंट्रोल कर रहा है उसके पॉपुलेशन, तो ये बायोपेस्टिसाइड हो जाएगा। और फ्लावरिंग प्लांट तो सबको पता है, सम आर ड्रोसेरा काइंड ऑफ, दे आर इंसेक्ट ईटर्स, राइट।
तो बायोपेस्टिसाइड फ्लावर तो बन ही सकता है, तो 3 तो होना ही होना चाहिए, ये गया। तो इसलिए आंसर इज डी 1, 2 एंड 3, राइट। सो इस केस में अगर आपको पता नहीं है कि 100% आप श्योर नहीं है, तो मोस्टली आप ऑल की तरफ जाना चाहिए। थोड़ा रिस्क रहेगा, कैलकुलेटेड रिस्क, लेकिन आप वो ले सकते हो इफ यू आर नॉट 100% श्योर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 12, बायोमास गैसिफिकेशन is considered to be one of the sustainable solutions to the power crisis in India. In this context, which of the following alternatives are correct? Coconut cells, again biogas gasification is a positive oriented. कभी भी एक चीज ध्यान में रखो, जहां पे भी बायो आएगा, जियो आएगा, यार पॉजिटिव ओरिएंटेड वर्ड से, बहुत अच्छे वर्ड से, इससे सब फायदे ही फायदे होने वाले, इससे नुकसान होगा ही नहीं। कौन सा भी ले लो आप, जियो टेक्सटाइल ले लो, बायोटेक्नोलॉजी ले लो, सॉरी बायोमास ले लो, बायोफ्यूल ले लो, सब अच्छे पॉजिटिव ओरिएंटेड, राइट। बायोमास गैसिफिकेशन, तो पहला क्या है, कोकोनट सेल्स, ग्राउंडनट सेल्स एंड राइस हस्क कैन बी यूज्ड इन बायोमास। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो फेंक देते हैं लोग, ग्राउंडनट सेल्स भी वो वेस्टिजियल है, राइस हस्क भी वेस्टिजियल है, तो बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए, एक होना चाहिए, तो ये गया। द कंबस्टिबल गैसेस जनरेटेड फ्रॉम बायोमास गैसिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। अब ये बात कर रहा है सिर्फ वहां पे हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ही है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ी सोचने वाली बात है कि ये बोल रहा है कि सिर्फ 2 ही गैस है, और कंबस्टिबल गैसेस की बात करें तो, और आपको पता है कि बायोमास गैसिफिकेशन का छोड़ दो, अगर आप दूसरा कौन सा भी सिंपल बायोगैस भी ले लोगे तो उसमें बहुत सारे है, उसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, फलाना डिमका, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे गैसेस होते हैं। तो ये जो है लिमिट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जो पॉजिटिव ओरिएंटेड है उसको लिमिट कर रहा है, और ये 2 ही गैस के बारे में बात कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन की बात कर रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो ज्यादा पावर में यूज भी नहीं है, हाइड्रोजन तो हो सकता है, हमको चाहिए दूसरे मीथेन वाले, वो वाले गैस, तो इसमें नहीं है, तो ये लिमिटेशन भी है, इसलिए 2 गलत हो गया। अगर 2 को निकाल दोगे तो फिर 1 एंड 3 रहेगा, और 1 ओनली, तीसरा भी पढ़ना पड़ेगा। द कंबस्टिबल गैसेज जनरेटेड फ्रॉम बायोमास गैसिफिकेशन कैन बी यूज्ड फॉर डायरेक्ट हीट जनरेशन बट नॉट इन इंटरनल कंबशन इंजिन्स। अब ये स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना चाहिए। वो क्या बोल रहा है कि डायरेक्ट हीट जनरेशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल कंबशन में, इंजन में यूज नहीं कर सकते। ये बात कुछ हजम नहीं हुई, और ये तो ऐसा हो गया है कि मतलब आप या फिर आप मोटरसाइकिल से दिल्ली से आगरा जा सकते हो, लेकिन आगरा से भोपाल नहीं जा सकते। ऐसा क्यों भाई, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है, दैट्स व्हाई आंसर इज ए 1 ओनली, राइट। तो ये कुछ अभी यही लॉजिक को लेके यूपीएससी ने 2015 में भी क्वेश्चन लिया था, पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं 2015 का, क्वेश्चन नंबर 95। with reference to फ्यूल सेल्स, 11 में माइक्रोबियल फ्यूल से देखा था, 12 में बायोमास गैसिफिकेशन देखा, अब 2015 में हम देख रहे हैं फ्यूल सेल, वो भी पॉजिटिव ओरिएंटेड, इन विच हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इफ अ प्योर हाइड्रोजन यूज्ड एज अ फ्यूल, द फ्यूल सेल इमिट्स हीट एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे सेम वर्डिंग हमने देखा होगा, वहां पे ओनली डाला था कि हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, यहाँ पे क्या डाला है, मेन और इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट्स कौन से, हीट एंड वाटर, ऐसे नहीं बोला है कि ओनली, राइट। इसलिए ये आंसर गलत है, और हीट और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट में कुछ ज्यादा हार्म है ही नहीं, इसलिए फ्यूल सेल वो पॉजिटिव ओरिएंटेड है, राइट। तो एक तो होना ही चाहिए, तो ये गया। दूसरा, फ्यूल सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर पावरिंग बिल्डिंग्स एंड नॉट फॉर स्मॉल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप एंड कंप्यूटर। अब ये कॉमन सेंस जो मैं बोल रहा हूं, कॉमन सेंस, आप किसी बिल्डिंग को पावर सप्लाई दे और पावरिंग ए बिल्डिंग, अभी फॉर एग्जांपल इसी बिल्डिंग में मैं बैठा हूं और मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूं और उसको चार्जिंग दे रहा हूं, तो ये क्या बोल रहा है, फ्यूल सेल से इस बिल्डिंग को दे सकते हैं लेकिन अंदर के लैपटॉप को नहीं। ये क्या बात हो गई भाई, तो इसलिए ये तो बिल्कुल गलत है। तो आप 2 को निकाल दीजिए, फिर से 1 एंड 3 एंड 1 ओनली। अब तीसरा भी देखना पड़ेगा, फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन अ फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये अल्टरनेटिंग करंट बनाना पड़ता है, डायरेक्टली बनता है डीसी करंट में, डायरेक्ट करंट बनता है, अल्टरनेट चेंज करना पड़ता है ट्रांसफार्मर को डाल के, इसलिए ये थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो आंसर इज 1। और आप देखोगे कि 2012 में भी आंसर ए ओनली था और 15 में भी ये ओनली था, लेकिन ऐसा बायस लेके एग्जाम में मत जाओ कि 1 ओनली ही होगा। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात होगी, जो सेकंड सेंटेंस है वो बिल्कुल 2012 का जो सेंटेंस था
नॉट फॉर दैट, एंड यह भी नॉट फॉर स्मॉल डिवाइसेस ही। अब देखते हैं 2020 का एक क्वेश्चन देखते हैं, 2020 का क्वेश्चन नंबर 88। ये काफी इंटरेस्टिंग है। विथ रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप्स consider the following statements. Solar power can be used for running surface pumps and not for submersible pumps. जो लोग ये सोच के जाते हैं कि जहां पे क्या ना आएगा वो ऑलमोस्ट सही होता है, जहां पे नॉट आएगा वो गलत होता है, तो यहाँ पे लोगों को लगा क्या ना आया तो सही होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। क्यों? वही सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रेम किया है, सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सरफेस पंप्स नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप। तो ये क्यों भाई? ये तो कुछ बात हजम ही नहीं हो रही। और दूसरी एक लॉजिकली देखो कि जो पंप, फॉर एग्जांपल ये पंप है, मोटर पंप, और ये सरफेस में यूज कर रहे, यहाँ से पानी निकाल रहे वेल से, राइट, ये पानी निकाल रहे, तो ये यूज क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहा है। कौन सा? सोलर पावर का। और आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैंने एक दूसरा मोटर पंप डाल दिया जहां से मैं पानी निकाल रहा हूं, तो वहां से अलग चीज क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी, सिर्फ मैक्स क्या हो सकता है कि ज्यादा सप्लाई लग जाएगा, या फिर कुछ मैकेनिज्म ही चेंज होगा। ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। सोलर पावर दोनों जगह पे, तो मशीन भी सेम रहेगी, पंप भी सेम रहेगा, तो ये कुछ हजम ही नहीं हो रहा, इसलिए 1 इज रॉन्ग। अब सेकंड देखते, सोलर पावर कैन बी, अगेन वहां पे भी कैन बी दिया है, यूज्ड फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट द वंस विथ पिस्टन। अब ये क्या बात हो गई? ये फिर वही बात हुई, आंसर इज डी, नाइदर 1 नॉर 2। और हमने देखा कि 2012 में भी सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन था, 2015 में भी सेम काइंड ऑफ सेंटेंस बनाया, और 2020 में सेम सेंटेंस बनाया। तो मेरा जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, यूपीएससी 2011 से 2020 तक कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ डिफिकल्टी बढ़ी है। पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस, एरियाज वेयर यूपीएससी आस्क क्वेश्चंस, एंड द अप्रोच, लॉजिकल, कॉमन सेंस एंड ऑल काइंड ऑफ अप्रोच is one and the same in 2020, and I hope it will be in 2021 also, right? So ये बात ध्यान देखने वाली है कि ये दोनों भी सेंटेंस जो फ्रेम किए बिल्कुल उसी हिसाब से फ्रेम की है। इसका मतलब क्या होता है कि जो पेपर सेटर है वो क्या करता है, पेपर सेट करने से पहले पुराने कुछ पेपर्स उठा के देखता है, ज्यादा टेंशन लेने के बजाय सिर्फ वही टाइप के क्वेश्चन को फ्रेम करता है, और वही यूपीएससी ज्यादातर सेलेक्ट करती है, राइट? सो दिस वाज रिगार्डिंग दो हम थे 2012 के क्वेश्चन में, 2012 का 12वां क्वेश्चन हमने देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं 2012, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40। पॉलिटी का क्वेश्चन है। ज्यादातर पॉलिटी में कुछ लॉजिक वर्क नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये काफी यूज हो रहा है और हमेशा हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बेयरिंग ऑन एजुकेशन? ये क्या बोल रहा है? बेयरिंग हो बोल रहा है, रिलेवेंस बोल रहा है, कोरिलेशन बोल रहा है, और सम काइंड ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा है, तो ये काफी ब्रॉडर है। इसका मतलब ये नहीं है कि कौन सा प्रोविजन डायरेक्टली है या नहीं, सिर्फ बेयरिंग बोल रहा है। डीपीएसपी हमको पता है, डीपीएसपी में तो एजुकेशन है। रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, उनका तो फंक्शन ही है, तो 2 तो होने ही चाहिए, तो ऑप्शन गया ये 1 और 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। आगे बढ़ते हैं 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, ये ट्राइबल रिलेटेड एंड शेड्यूल्ड एरियाज है, यहाँ भी ट्राइबल के एजुकेशन के लिए प्रोविजंस है, तो ये भी होने चाहिए। और 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल तो कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट में तो डायरेक्टली एजुकेशन है, तो 5 तो होना ही होना चाहिए। और 5 कहाँ पे नहीं है? 5 यहाँ पे नहीं है, तो ये गया, बचा है 1 2 5 एंड 1 2 3 4 5, आंसर इज डी, राइट? ये क्यों सही है? क्योंकि ये बेयरिंग बोल रहा है, काफी दूर का रिलेशन पूछ रहा है, काफी ब्रॉडर है, इंक्लूसिव है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में आप ये ऑल की तरफ जा सकते हो। और लॉजिकली भी आप जिसने पढ़ाई की है उसको तो पता ही है कि डायरेक्टली इसमें दिया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन to use logic and common sense. What are the reasons for people's resistance to introduction of BT brinjal? लोग इसको resist क्यों कर रहे हैं? First, BT brinjal has been created by inserting a gene from a soil fungus into its genome. ये तो BT cotton को भी किया है ऐसा. The seeds of BT brinjal are terminator seeds, and therefore the farmers have to buy the seeds before every season from seed companies. ये तो बीटी कॉटन में भी है। देयर इज एन एप्रहेंशन दैट कंजम्पशन ऑफ बीटी ब्रिंजाल मे हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, हो सकता है।
there is some concern that the introduction of BT brinjal may have adverse effect on biodiversity, right? अब अगर हम पहले दो और लास्ट के दो की बात करेंगे तो पहले दो जो है तो काफी जनरल बात कर रहे हैं, और अगर हम बीटी कॉटन को कंपेयर करेंगे, राइट, बीटी कॉटन को कंपेयर करेंगे तो हमको एक चीज समझ में आ जाएगी कि ये चीज तो बीटी ब्रिंजल को भी यूज होती है, मतलब लागू पड़ती है कि उसके जो जीन है तो सॉइल बैग फंगस या वो बैक्टीरिया था एक्चुअली, यहाँ पे फंगस डाल दिया, ये तो वहीं पे गलत हो गया, लेकिन आपको पता भी नहीं होगा तो भी आप वही लॉजिक यूज कर सकते हो कि ये तो बीटी कॉटन को भी था, टर्मिनेटर सीड तो बीटी कॉटन को भी था, फार्मर को हर बार लेना है, तो फिर इसी को दिक्कत क्यों है लोगों को, और पीपल्स रेजिस्टेंस बोल रहे, फार्मर्स का नहीं बोल रहे। तो पीपल अगर ये होगा तो उसमें फार्मर भी आएंगे, उसमें सर्विस सेक्टर वाले भी आएंगे, राइट, तो ये फार्मर की बात नहीं कर रहे थे, दिस इज मोर रिलेटेड टू टर्मिनेटर सीड रिलेटेड टू फार्मर। तो ये तो पार्ट में से गया, तो अगर निकाल दोगे आप, दो को निकाल दोगे तो आपको आंसर ही मिल जाएगा 3 और 4, क्योंकि दो वाला जो है तो पार्ट की बात कर रहा है, फार्मर्स की बात कर रहा है, यहाँ पे पीपल और जनरल की बात कर रहा है। और पहली बात जो है तो ये फंगस तो है ही नहीं, दूसरी बात जीन सॉइल से यहाँ पे डाल दिया, बीटी कॉटन में भी डाल दिया, तो वहां पे क्यों दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दिक्कत इसलिए हो सकती है कि ये ब्रिंजाल खाने वाली चीज है और बीटी कॉटन खाने वाली चीज नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा है देर आर सम रीजंस फॉर पीपल्स रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे है एप्रीहेंशन और यहाँ पे सम कंसर्न, तो ये भी दोनों भी ओपन एंडेड जनरल स्टेटमेंट है, दैट्स व्हाई 3 और 4 बोथ आर करेक्ट, राइट। और मे हैव एडवर्स इम्पैक्ट एंड इट मे हैव, राइट, दोनों में भी मे हैव किया है, तो ये पॉसिबिलिटी बोल रहा है और वही लोगों का कंसर्न है, इसलिए इंडिया में बीटी ब्रिंजल को इंट्रोड्यूस नहीं करने दे रहे थे, राइट, दैट इज द रीजन, आंसर इज सी 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2015 तो हमने देख लिया, 2018 को बढ़ते आगे, 2018 क्वेश्चन नंबर 3। 2018 के काफी सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस या फिर लॉजिक से सॉल्व हो सकते हैं, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एज पर द NSSSO 17th राउंड सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट्स, राजस्थान हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स अमंग द रूरल हाउस होल्ड्स। अभी राजस्थान, ये तो फैक्ट हो गया, फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट हो गया, गलत हो सकता है। आउट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स इन द कंट्री अ लिटल ओवर 60% बिलोंग टू OBC। लिटल ओवर 60 का मतलब क्या होता है, 60.1 टू 60 टू 70, राइट, 60.1 से लेके 70% तक हो सकता है, राइट। तो लिटल ओवर 60, तो क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स इन द कंट्री अ लिटल ओवर 60% बिलोंग टू OBC। एक यहाँ पे सिर्फ कॉमन सेंस की बात है कि OBC को रिजर्वेशन दिया गया है 27%, और आप बात कर रहे हैं कि 60% पॉपुलेशन OBC की है एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स में, ये बात कुछ हजम ही नहीं हो रही है। और मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, 45%, एक्चुअल में 45% OBC की पॉपुलेशन है, 60% है ही नहीं, इसलिए रिजर्वेशन 27% दिया है। अगर आप दो को निकाल दोगे तो यू आर लेफ्ट विथ ओनली वन आंसर, C 1 and 3 ओनली। अब तीसरा देखते हैं, इन केरला अ लिटिल ओवर 60% ऑफ द एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स रिपोर्टेड टू हैव रिसीव्ड मैक्सिमम इनकम फ्रॉम सोर्सेज अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ये भी फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट है, अगर आप इसी तरह से फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट दोगे तो नन ऑफ द अपोज ऑप्शन ही नहीं है, तो फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट वर्सेज ओपन एंडेड लॉजिकल स्टेटमेंट वाला अप्रोच यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा लॉजिक एंड कॉमन सेंस। और आप अगर पहला स्टेटमेंट ठीक से पढ़ोगे तो राजस्थान देखोगे तो SDI इंडिकेटर्स में काफी कम है, और मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर जो राजस्थान है तो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट या फिर बाकी चीजों पे है, उसका सर्विस सेक्टर ज्यादा डेवलप है नहीं, तो चांसेस है कि एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स जो है रूरल में तो राजस्थान से ज्यादा हो। और केरला की बात करेंगे तो कंप्लीटली रिवर्स है, काफी अच्छा डेवलप कंट्री है इंडिया में, स्टेट है केरला, तो उसका मैक्सिमम इनकम अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज तो बिल्कुल आ सकता है, इसलिए 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, with reference to India's decision to levy an equalization tax of 6% on online advertisement services offered by non-resident entities, which of the following statement is correct? It is introduced as a part of income tax. अभी एक बात ध्यान से सुन लो, कोई कमर्शियल एक्टिविटी है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस है, ये कोई पर्सनल इनकम नहीं है, ये कमर्शियल इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे कॉर्पोरेशन टैक्स होने के ज्यादा चांसेस है, ना कि इनकम टैक्स, दैट्स व्हाई 1 इज रॉन्ग। अब दूसरा देखते हैं, non-resident entities that offer advertisement services in India
can claim a tax credit in their home country under the double taxation avoidance agreement DTAA. और आपको पता होगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हैज नथिंग टू डू विद दिस, दैट्स व्हाई आंसर इज डी 1 and 2 ओनली, राइट। यहाँ पे देखो ये कमर्शियल एडवर्टाइजिंग एक्ट बात कर रहा है और यहाँ पे इनकम टैक्स दिया है, और यहाँ पे जो सर्विसेज की बात कर रहा है ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। आपको अगर इसका कुछ बेसिक पता होगा तो ये यहाँ पे यूज होता ही नहीं, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अगेन सम काइंड ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन। यहाँ पे फैक्ट दिख रही है, यहाँ फैक्ट दिख रही है और यहाँ पे फैक्ट नहीं है, लेकिन ऑप्शन 3 ओनली नहीं है, तो यहाँ पे आइदर दोनों में से एक सही होना ही चाहिए, राइट। तो फैक्ट बेस्ड का अप्रोच यहाँ पे यूज नहीं होगा, लेकिन पढ़ते हैं। FRBM रिव्यू कमिटी रिपोर्ट हैज रिकमेंडेड डेट टू जीडीपी रेशियो, डेट टू जीडीपी रेशियो 60% फॉर जनरल कंबाइंड, मतलब स्टेट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट by 2023, comprising 40% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 20% फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये क्या बोल रहा है कि स्टेट को 20 और सेंटर को 40%, राइट। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लायबिलिटीज ऑफ 21% एज कंपेयर टू 49% जीडीपी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। अगर आप दोनों को ध्यान से पढ़ोगे तो पहले में क्या बोल रहा है, सेंटर को ज्यादा दे रहा है, और दूसरे में क्या है कि स्टेट को ज्यादा दे रहा है, स्टेट को 49 दे रहा है और सेंटर को 21 दे रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट जो है तो कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं, आइदर 1 होना चाहिए या फिर 2 होना चाहिए, दोनों साइमल्टेनियसली सही होने के चांसेस काफी कम है। तो जहां पे भी 1 और 2 हो गए वो ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएंगे। अभी बचा है 1 and 3, 2 and 3 and 1 ओनली। अब तीसरा देखते हैं। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट टू टेक अ सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन इफ द फॉर्मर ओज एनी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी टू द लेटर। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे इस क्वेश्चन को और अब देखोगे तो एनी लोन, तो ये हो गया एक्सट्रीम वाला, तो ये गलत होना चाहिए, तो यहाँ पे आप गलती कर दोगे। इसलिए वो फंडे पे मत जाओ, वो ट्रिक पे मत जाओ ऑल और नन वालों के। यहाँ पे ध्यान से देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या है कि फैमिली का कोई फॉर एग्जांपल हेड ऑफ फैमिली है और आपके पिता है या फिर आपके दादाजी है या फिर आपके ग्रैंडफादर है जो पूरे फैमिली को चला रहे। तो अगर आपको कोई लोन लेना है, फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत लोन ले लिया, आपकी डेथ हो गई या फिर आपको कुछ दूसरी चीज हो गई, तो वो लोन किसको रीपे करना पड़ेगा, जो आपके हेड ऑफ द फैमिली है, राइट। और लॉजिकली अगर आप देखोगे तो अगर ज्यादा लोन लेना है तो आपको क्या करेगा, ग्रैंडफादर की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो है तो थोड़ा कंसर्न स्टेट को भी सेंटर को भी रहेगा। तो लॉजिकली ये स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है, राइट। दैट्स व्हाई ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और इसमें से अगर आप देखोगे तो इसमें 3 है ही नहीं, और हमने देखा कि आइदर 1 हैज टू बी ट्रू और 2 हैज टू बी ट्रू। अगर हम जनरल लॉजिक से देखेंगे तो सेंट्रल को जो है तो वो जीडीपी और उसका डेट ज्यादा देना चाहिए ना कि स्टेट को, इसलिए आंसर 1 इज करेक्ट एंड नॉट 2। दैट्स व्हाई आंसर इज सी 1 and 3। सिंपल थिंग, सेंट्रल का जो है यहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइजिंग 40% सेंट्रल गवर्नमेंट को डेट टू जीडीपी रेशियो दिया है वही ज्यादातर लॉजिकली करेक्ट है, ना कि स्टेट को 49 एंड सेंटर को ओनली 21%, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2018 ओनली, क्वेश्चन नंबर 12। नाउ यहाँ पे देखो कि आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप ऑफ डोमिसाइल। अभी जो लोग बोलते हैं कि कैन अगर होगा तो वो मोस्टली सही होता है, तो ये फिर गलत है। ये फैक्ट है कि आधार कार्ड इज नॉट एन, ये तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था। वंस इशूड आधार कार्ड नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी। अब कैन नॉट है तो लोग बोलेंगे गलत है, तो यहाँ पे सही हो सकते हैं, लेकिन इसका लॉजिक ये है कि आप ऐसे कौन सी भी चीज नहीं होती है कि जो इशूइंग अथॉरिटी है और उसको ही राइट नहीं है उसको निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि एडमिशन देना मेरा काम है, मैं अगर कोई प्रिंसिपल हूँ कॉलेज का तो मुझे तो ये हक बनना ही चाहिए। अगर कोई बच्चा स्टूडेंट अच्छे से बिहेव नहीं करे तो उसको ब्लैक लिस्ट में डालना, उसको निकाल देना, तो सभी चीजें जो इशूइंग अथॉरिटी है उसके पास ऑलमोस्ट हर बार होती है। दैट्स व्हाई दिस लॉजिकली इज रॉन्ग, आंसर इज डी नाइदर 1 nor 2, राइट। नॉट बिकॉज देर इज कैन नॉट, लॉजिकली आप सोचोगे तो इशूइंग अथॉरिटी को होती है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स आईएएस ऑफिसर्स, तो प्रेसिडेंट को पावर होती है कि आईएएस ऑफिसर को निकाला दे, राइट। वो सिंपल लॉजिकली आप उसको सोच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इकोनॉमी। Capital adequacy ratio is the amount that banks have to maintain in the form of their own funds to offset any loss that banks incur if account holder fail to repay dues. सिंपल इसका मीनिंग है कि बैंक को कुछ अमाउंट रखना चाहिए, अगर रिपे नहीं करे लोग तो उनको अकाउंट होल्डर्स
सॉरी बैंक इनकर इफ अकाउंट होल्डर फेल टू रीपे द ड्यूज, तो उसके लिए उसके कुछ ओन फंड्स उसको रखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल कोई लोन दे दिया और कोई वापिस ही नहीं दे रहा तो बैंकक्रप्ट हो जाएगा। तो अवॉइड करने के लिए अंडर कैपिटल एडुकेसी रेशियो बैंक को कुछ फंड रखने की जरूरत होती है। दूसरा देखते हैं, कैर इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक। अब ये चीज देखो कि कितनी अमाउंट बैंक में 10% रखना है, 5% रखना है, ये बैंक ही खुद डिसाइड करेगा, ईच इंडिविजुअल बैंक। तो क्या करेगा, कौन सा भी बैंक लॉजिकली क्या सोचेगा कि हम ज्यादा रखेंगे ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोन देंगे और मनी मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा प्रॉफिट बढ़ाएंगे, राइट। तो इसीलिए ये लॉजिकली हजम ही नहीं होती है बात कि आप खुद ही डिसाइड करो कि आपको कितना अमाउंट रखना है। तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आंसर इज ए वन ओनली, राइट। लॉजिकली आप सोचो इसके बारे में कि हर एक इंडिविजुअल बैंक अपना अपना तो सिर्फ 1% ही रखेगा, राइट। तो फिर ये चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो कोई दूसरा चाहिए जो उनको बताए कि आपको इतना रखना चाहिए, राइट। इसलिए हियर विल बी रोल ऑफ आरबीआई एंड नॉट ईच इंडिविजुअल बैंक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, regarding Woods dispatch which of the following statement are true? Grant in aid system was introduced, पता नहीं। Establishment of universities was recommended, पता नहीं। English as a medium of instruction at all levels of education was recommended. This is not wrong because it is all. Woods dispatch, sorry 1884, right? 1884 की बात करें वुड्स डिस्पैच की, तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि वुड्स डिस्पैच जो है तो वहां पे इंडिया की कंडीशन क्या थी कि ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन इंग्लिश में देने के लिए तैयारी थी क्या। लॉजिकली यह बात हजम ही नहीं हो रही है, 3 गया 3 गया 3 गया और लेफ्ट विथ ओनली 1 एंड 2 ओनली। आप ये लॉजिकली देखो कि वो कंडीशन में आप सॉरी ये 54 है, 1854 में आप एक देखो कि इंडिया की कंडीशन क्या थी और इंग्लिश मीडियम आप ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन को देने की बात कर रहे, तो ये हो ही नहीं सकना, राइट। क्वेश्चन नंबर 21, again very interesting question. As per the Right to Education Act, to be eligible for appointment as a teacher in a state, a person would be required to possess the minimum qualification laid down by the concerned state council of teacher education. सही लग रहा है बिल्कुल कि अगर ये तो कोई मैंडेट होना ही होना चाहिए, उसको क्वालिफिकेशन चाहिए, इसलिए महाराष्ट्र में टीईटी एक एंट्रेंस एग्जाम लाया है। नेक्स्ट, एज पर द आरटी एक्ट फॉर टीचिंग प्राइमरी क्लासेस, a candidate is required to pass teacher eligibility test conducted in accordance with National Council of Teacher Education guidelines. ये भी सही है, होना ही चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे फैक्ट बेस्ड अप्रोच आपका यूज हो सकता है, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए नहीं कि 90% दिया है। लॉजिकली आप देखो कि स्टेट गवर्नमेंट के कितने मतलब एजुकेशन रिलेटेड जो टीचर एजुकेशन होता है उसके इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, 90% से आ गया, मोर देन 90%, बिल्कुल गलत है। व्हाट अबाउट प्राइवेट टीचिंग इंस्टीट्यूशन, सॉरी प्राइवेट टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड स्कूल कॉलेजेस, राइट। इसलिए थर्ड इज रॉन्ग, यू आर लेफ्ट विथ 2 ओनली एंड 1 एंड 2। अगर आप 1 एंड 2 को देखोगे ये आरटीआई के अंडर ही बात कर रहा है और ये राइट टू एजुकेशन की बात कर रहा है, और एक क्या बोल रहा है स्टेट काउंसिल का चाहिए, एक बोल रहा है नेशनल काउंसिल का। आइदर इट कैन बी 1 और इट कैन बी 2, 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली कैनॉट बी बोथ ट्रू टुगेदर, नाइदर 1, ये तो ऑप्शन गया क्योंकि 1 एंड 2 टुगेदर है, इसलिए ऑप्शन बचा है बी, 2 ओनली, राइट। समझ में आया ये लॉजिक क्या था कि 90% टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, व्हाट अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट अबाउट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, तो इसलिए ये बात हजम नहीं हो रही है, तो 3 निकाल दिया। और 1 जो बोल रहा है कि स्टेट काउंसिल का चाहिए और 2 बोल रहा है कि नेशनल काउंसिल का। और लॉजिकली भी आप सोचोगे तो राइट टू एजुकेशन एक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का रहेगा तो बहुत बढ़िया चीज रहेगी, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे एक यूनिफॉर्मिटी भी रहेगी कि हर एक का क्वालिफिकेशन जो है एक स्टैंडर्ड रहेगा, राइट। दैट्स व्हाई सेकंड मेक्स logical sense, that's why answer is B. Next question, question number 23. Food Safety and Standards Act 2016 replaced Prevention of Food Adulteration Act 1954। ये काफी डिफिकल्ट है, अगर पता हो तो हो, इसमें ज्यादा कुछ लॉजिक है नहीं। लेकिन नेक्स्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखो, ये एफएसएसआई जो है तो रेगुलेटरी बॉडी है
और मोस्ट ऑफ द टाइम रेगुलेटरी बॉडी जो है ऑटोनॉमस होती है। अगर उसको किसी मिनिस्ट्री के अंडर डाल दोगे तो इट विल वर्क अंडर द प्रेशर ऑफ मिनिस्ट्री एंड इट विल नॉट बी एबल टू रेगुलेट फ्रीली और इंडिपेंडेंटली, राइट। दैट्स वाई ये गलत है। सिर्फ उसका क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है तो इट विल कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। दैट्स वाई दो ये तो गलती है। और अगर आपको ये पता होगा एक्ट रिप्लेस किया है या नहीं किया है, तो ये एक्ट ने रिप्लेस किया, आंसर इज ए। इसमें कुछ लॉजिक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। इन इंडिया स्टेट डू नॉट हैव पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। अब क्या बोल रहे हैं, नॉन कोल माइंस। नॉन कोल में क्या आएगा, स्टोन मैसोनरी भी आएगा, मतलब जो छोटे छोटे खदान होते हैं पत्थर के, स्टोन के, वो भी आ जाएंगे। तो आपको ये बात हजम हो रही है कि स्टेट को भी उसका भी ऑप्शन पावर नहीं है उसको ऑप्शन करने की। गलत है बिल्कुल। आप यहाँ पे डाल दीजिए कि डू नॉट हैव पावर मेजर माइंस और मेजर मिनरल्स, तो सही हो सकता है। लेकिन आप नॉन कोल में तो माइनर भी आ जाएगा ना। अगर स्टेट को माइनर का भी नहीं दोगे तो स्टेट के पास बचेगा क्या, राइट। दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। 1 is gone, 1 is gone, 2 only and 3 only। अब दो में चुनना है। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। जिसने पढ़ा होगा उसको पता है, तुमालापल्ली बेल्ट इन आंध्र प्रदेश हैव गोल्ड माइंस, इसलिए दो गलत हो गया, आंसर इज डी, 3 ओनली। राजस्थान हैज आयरन ओन माइंस, राजस्थान में हो सकते हैं और है भी, राइट, इसलिए आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अब ये क्वेश्चन देखो, 2018 में क्वेश्चन पूछा है आईएई पे और 2020 में भी क्वेश्चन पूछा है और लगभग सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहा है यूपीएससी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। इन द इंडियन कंटेक्स्ट व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ रेटिफाइंग एडिशनल प्रोटोकॉल विद द आईएईए। पहला, सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कम अंडर आईएईए सेफगार्ड हो सकता है। मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस कम अंडर इंस्पेक्शन ऑफ आईएईए हो सकता है। द कंट्री विल हैव द प्रिविलेज टू बाय यूरेनियम फ्रॉम यूएसजी, ये तो डेकोरेटिव स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत। द कंट्री ऑटोमेटिकली बिकम्स मेंबर, ये भी डेकोरेटिव स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत है। कुछ भी बात कर रहे हैं। पहला और दूसरे में कंफ्यूजन है कि सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर कम अंडर सेफगार्ड्स, दूसरा मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस कम अंडर इंस्पेक्शन ऑफ। अभी फर्स्ट और सेकंड में वर्डिंग्स को देखिए, इट विल कम अंडर सेफगार्ड और दूसरा बात कर रहा है इंस्पेक्शन। अगर आप सिंपल सी बात देखो, मिलिट्री इंस्टॉलेशन आपके आईएईए जो कि इंटरनेशनल एजेंसी है उसके इंस्पेक्शन के अंडर आ जाएंगे। व्हाट अबाउट योर सोवर्निटी, व्हाट अबाउट योर सीक्रेसी ऑफ सम मिलिट्री ऑपरेशंस, मिलिट्री प्रोजेक्ट्स एंड न्यूक्लियर बेस्ड वेपन्स एंड ऑल, तो वो सब तो चले ही जाएंगे। दैट्स वाई सेकंड इज रॉन्ग, आंसर इज ए। और यहाँ पे सिर्फ सेफगार्ड की बात कर रहा है, कुछ ज्यादा बात खटकने वाली बात कोई नहीं कर रहा है, राइट। तो इसीलिए आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। Which of the following reflect the most appropriate relationship between law and liberty? If there are more laws, there is less liberty. If there are no laws, there is no liberty. If there is liberty, laws has to be made by the people. Then if law are changed too often, liberty is in danger. तो इसको देखने के लिए आपको ये पहले समझना चाहिए कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है। अगर आपको पता है कि लिबर्टी का मतलब जो होता है कि इट इज मोर देन फ्रीडम, और हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया, ब्रॉडर इंक्लूसिव अप्रोच, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वन सेल्फ फुल्ली। एक आदमी का फुल डेवलपमेंट होने के लिए लिबर्टी की जरूरत होती है, इट इज मोर देन फ्रीडम। तो अगर सेकंड की बात करोगे आप, इफ देर इज नो लॉ देर इज नो लिबर्टी, अगर आप ये क्या बोल रहा है कि कहीं पे लॉ ही नहीं है तो क्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जंगल रूल देख लीजिएगा, तो वहां पे क्या होता है कि जो पावरफुल एनिमल्स है वही रूल करते हैं, छोटे छोटे लोगों को मतलब डेवलप होने का चांस ही नहीं देते। फॉर एग्जांपल लायन का जो कब्स होते हैं, लायन कब्स, उसमें देखोगे जो छोटा वाला बच्चा होता है, आखिरी वाला जो दुबला पतला होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो मर ही जाता है, क्योंकि उसको डेवलप करने के लिए कोई सपोर्ट ही नहीं करता है, क्योंकि वहां पे कुछ लॉ है ही नहीं। जो पावरफुल है वो पहला खाएगा, जिसको जो मिलेगा वो खाएगा। तो वहां पे क्या होता है कि सेम यही होता है कि देर आर नो लॉज, दैट्स व्हाई देयर इज नो लिबर्टी। अगर आपको लिबर्टी लानी है तो आपको लॉज को लाना काफी जरूरी है। दूसरी बात क्या है कि आप इमेजिन करो कि आपको लिबर्टी चाहिए फॉर एग्जांपल एजुकेशन के रास्ते पे घूमने की, अगर कोई लॉ ही नहीं है तो लोग क्या करेंगे, आपके ऊपर गाड़ी चलाएंगे, राइट साइड नहीं है, लेफ्ट साइड नहीं है, आप
कुछ भी फॉलो अगर नहीं करेंगे, देयर शुड बी सम लॉ सो दैट पीपल विल हैव लिबर्टी. सो दिस इज मोर पॉजिटिव ओरिएंटेड. एंड पहला क्या, देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी. ये कंप्लीटली रिवर्स है. ज्यादा लॉ रहेंगे तो लिबर्टी ज्यादा सिक्योर्ड रहेगी, ज्यादातर प्रमोट हो जाएगी, इसलिए वन इज गॉन. इफ देयर इज लिबर्टी लॉज हैज टू बी मेड बाय द पीपल, ये तो थोड़ा रिवर्स की बात कर रहा है. देन इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर. ऐसी कोई बात ही नहीं है. ऑफनली चेंज कर रहे हैं मतलब आप लिबर्टी को ही प्रमोट करने के लिए लॉज बना रहे हो, तो इन जनरल डायरेक्टली लिबर्टी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 82. क्वेश्चन नंबर 82. With reference to agricultural soils, consider the following statements. A high content of organic matter in soil drastically reduces its water holding capacity. अब ऑर्गेनिक मैटर की बात करोगे तो वो पॉजिटिव होता है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये भी पॉजिटिव चीज होती है. अगर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए क्या कम होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए. तो ये क्या बोल रहा है? ड्रास्टिकली रिड्यूस बोल रहा है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. फर्स्ट इज रॉन्ग, यू आर लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन, बी 3 ओनली. सेकंड, सॉइल डू नॉट प्ले एनी रोल इन द सल्फर साइकिल. है सल्फर साइकिल और रॉक्स में इसमें प्रेजेंट होता है. इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू सैलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड्स. पंजाब हरियाणा बेल्ट में क्या हुआ है? सेम चीज हुई है. थर्ड भी करेक्ट है, दैट्स व्हाई आंसर इज 3 ओनली. सिंपल ये लॉजिक यूज कीजिए. ऑर्गेनिक मैटर पॉजिटिव चीज होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी पॉजिटिव चीज होती है. ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाओगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, यहाँ पे वो ड्रास्टिकली रिड्यूस बोल रहा है, दैट्स व्हाई रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98. डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. पता नहीं है. फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बैगाज हैव बीन गिवन हैबिटेट राइट्स. ये भी पता नहीं है. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड्स एंड डिक्लेयर्स हैबिटेट राइट्स फॉर प्रिमिटिव एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया. ये क्या बोल रहा है? एनी पार्ट. अगर हर एक चीज एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हर एक पार्ट का डिसाइड करने लग गई तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ दिस ट्राइबल अफेयर्स क्या करेगी? राइट, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. 3 को निकाल दो, आंसर इज 1 and 2 ओनली. राइट, आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है. राइट, सिर्फ ये देखो कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑल पार्ट में कर सकती है क्या? कुछ सेंसिटिव पार्ट्स है या फिर कुछ डिक्लेयर्ड ऑटोनॉमस रीजन्स है, ऑटोनॉमस पार्ट्स है, उसके बारे में क्या? तो बिल्कुल गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100. With reference to organic farming in India, consider the following statements. National program for organic production is operated under guidelines of directions of Ministry of Rural Development. अभी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी हो सकता है. ये अगर यही बात करोगे आप तो दूसरा कमर्शियल ओरिएंटेड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली वो भी आ सकती है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दूसरी भी आ सकती है. प्रोडक्शन की बात हो रही है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी आ सकती है. राइट, तो रूरल डेवलपमेंट ये कुछ बात हजम ही नहीं हो रही है. राइट, दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. 1 गया और लेफ्ट 2 and 3 ओनली. अब दूसरा पढ़ते, तीसरा पढ़ते. सिक्किम हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट. हर एक आदमी को पता है. राइट, दैट्स व्हाई थर्ड हैज टू बी देयर. राइट, तो यहाँ पे दोनों में भी थर्ड है. दूसरा पढ़ते हैं. एग्रीकल्चर मतलब अपेडा फंक्शंस एज द सेक्रेटरीट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीओपी. अपेडा में क्या है? एक्सपोर्ट है, प्रोडक्ट्स है, और यहाँ पे प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो लॉजिकली मेक सेंस. दैट्स व्हाई आंसर इज बी 2 and 3. ये प्रोडक्शन की बात कर रहा है और अपेडा का जो मीनिंग है उसमें प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहा है. प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट. तो इसलिए ये लॉजिकली सही लग रहा है कि अपेडा इसका सेक्रेटरीट हो सकता है, इसलिए आंसर इज 2 and 3. राइट, ये हो गया 2018. अब 2019 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 and 8. एक सिर्फ जनरल लॉजिक बताने के लिए क्वेश्चन लिया है मैंने, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे. सिर्फ आपका ध्यान एग्जाम में कैसे होना चाहिए. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट. इसमें देखो चानुदारो, कोटदेजी, सोहागोरा, देसलपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रायनो अशोका, कागनहल्ली, सांची, साबगायोरी, सोहागोरा.
तो यहाँ पे दो लगातार क्वेश्चन आ गए हैं और वहां पे सोहागुरा है 7 और 8 में, यहाँ पे भी 100 रहेगा। तो यहाँ पे एक कैलकुलेटर रिस्क लेके आप बोल सकते हो कि आइदर ये सही होगा या फिर ये सही होगा, और यूपीसी में हुआ भी हुई, ये सही निकला, राइट। तो 50-50 में से आप फिर भी पॉजिटिव में ही रहेंगे। अगर आपका अटेम्प्ट कम हो रहा है, आपको पता नहीं है, और हिस्ट्री के ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें अगर ध्यान से आप पढ़ोगे, इसलिए मैं बताता हूँ कि हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसको एन सर्कल मत करो, स्लॉट्स में करो। आइदर 10, 15 या फिर 20 या फिर 25 क्वेश्चंस एट ए टाइम एन सर्कल करना स्टार्ट कर दो, टाइम भी बच जाएगा। और ऐसे जो ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हमने कुछ एक्ट का भी क्वेश्चन देखा था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तब भी वन क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू सेकंड क्वेश्चन, तब आपको ये चांस मिलता है कि दोनों में से एक तो सही हो सकता है और आप चांस ले सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53। With reference to Legislative Assembly of a state in India, consider the following statements. Governor makes customary address to members of the House as a commencement of the first session of each year. सबको पता है सही है. When a state legislature does not have rule on a particular matter, it follows Lok Sabha rule on that matter. यहाँ पे बहुत से लोगों ने बहुत डिबेट किया था, बहुत कंट्रोवर्सी किया था. एक सिंपल लॉजिक मैंने लगाया था कि फॉर एग्जाम्पल आपके फैमिली है, फैमिली में आप क्या है कि वही एग्जाम्पल ग्रैंडफादर आपके हेड ऑफ फैमिली है और आप फैमिली में हो, तो आपको कुछ बारे में अगर पता नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल दिवाली है या फिर दशहरा है, कुछ ट्रेडिशनल मेथड है या फिर कुछ चीज है, आपको पता नहीं, आप क्या करते हो, सीधा आप एक तो ये सोचते हो कि ग्रैंडफादर क्या करते थे, तो वही चीज आप करते हो कि वो क्या करते थे कि किसी प्रीस्ट को बुलाते थे और उससे पूजा करवाते थे, आप भी क्या करोगे, वही चीज करोगे। तो सिंपल ये लॉजिक यूज करो, और इसमें बात हजम न होने वाली कुछ भी नहीं है। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर कुछ चीज पता नहीं है तो लोकसभा से फॉलो करने के लिए उसमें दिक्कत ही क्या है, इसलिए आंसर इज 1 and 2 सी ओनली, राइट। तो ये लॉजिक आप यूज कर सकते हो, दैट इज व्हाट आई कॉल्ड इज कॉमन सेंस एंड लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। With reference to cultivation of kharif crops in India in the last 5 years, consider the following statements. पहला, area under rice cultivation is highest, हो सकता है। Area under cultivation of jowar is more than oil seed, पता नहीं है। Area of cotton cultivation is more than sugarcane, ये भी पता नहीं है। Area under sugarcane cultivation has steadily decreased, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज होती, steadily decreased मतलब क्या होता है कि स्टेबल भी रहा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एकर्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल 50 एकड़ पहले था, अब क्या होना चाहिए, 51 चाहिए, 50 सेकंड होना चाहिए। ये अगर 50 सेकंड भी 2 बार रहेगा तो वो स्टेशनरी हो जाएगा, तो ये फिर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर लॉजिकली आप देखोगे 2014 या 15 में यूपीएससी ने क्वेश्चन था कि व्हाई देयर इज इंक्रीज इन द शुगर केन प्रोडक्शन आउटसाइड इट्स ट्रेडिशनल एरियाज। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि शुगर केन कल्टीवेशन बढ़ क्यों रहा है। अगर यूपीएससी में मेंस में ये क्वेश्चन पूछा था तो प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट सही होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, तो आप 4 को हटा दिए, यू आर लेफ्ट विथ 1 and 3 ओनली, राइट। नेक्स्ट 2020 सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे 2020 के, तो उसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। विथ रेफरेंस टू बुक देशर कथा, अब यहाँ पे जो है आप ध्यान से पढ़ोगे, देशोर कथा, रसोगुल्ला, ये थोड़ा बंगाली ओरिजिन लगता है, राइट। देशोर कथा, तो ये तो मुझे तो लगा था कि बंगाली है। रिटन बाय सखाराम गणेश देउस्कर, ये तो कंप्लीटली महाराष्ट्र में नाम होता है, काफी फैमिलियर नाम, सखाराम देउस्कर। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी होगा और इंडियन पीपल कोई होंगे तो वो पॉजिटिव ओरिएंटेड ही काम करेंगे। इट वार्नड अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ माइंड, डेफिनेटली हो सकता है क्योंकि ये अगेंस्ट ब्रिटिशर्स था तो इंडिया के लिए पॉजिटिव ही चीज थी। इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्लेज एंड फॉक्स, ये भी इंडिया के लिए पॉजिटिव चीज थी। नेक्स्ट, द यूज ऑफ देश बाय देउस्कर वाज इन द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ रीजन ऑफ बंगाल, यहाँ पे ये हो गया फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट, पहली बात। दूसरी बात क्या हो सकती है, यहाँ पे इसने बंगाल दिया और ये देशोर कथा जो वर्ड है वो भी बंगाली लग रहा है, तो इसके सही होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन आप और एक लॉजिक लगाओगे तो सखाराम गणेश देउस्कर, ये तो महाराष्ट्रियन आदमी है और महाराष्ट्रियन आदमी देश बोलेगा बंगाल को, ये बात कुछ हजम ही नहीं हो रही है। और महाराष्ट्र, राष्ट्र इटसेल्फ, महाराष्ट्र में राष्ट्र इटसेल्फ इज अ देश, तो यही लॉजिक से मैंने गया था।
तो मैंने 3 को निकाल दिया था, आंसर 1 एंड 2 लगाया था। अभी पता नहीं है, यूपीएससी का ऑफिशियल की आने के बाद ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी, राइट। तो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ लॉजिक व्हेन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व विथ योर नॉलेज, व्हेन यू आर नॉट एबल टू योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। देखो हमने देखा था 2018 में सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछा था आईएईए से, और आईएईए सेफगार्ड यूज किया था सिविलियन इंस्टॉलेशंस के लिए। इन इंडिया व्हाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप अंडर आईएईए सेफगार्ड्स व्हाइल अदर्स आर नॉट। काफी लॉजिकल क्वेश्चन है। सम यूज यूरेनियम एंड अदर यूज थोरियम, ये तो बना बनाया ऑप्शन है, कोई इसमें मतलब हजम होने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट, सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम एंड अदर्स यूज डोमेस्टिक, हो सकता है। नेक्स्ट, सम आर ऑपरेटेड बाय फॉरेन एंटरप्राइजेस एंड अदर्स आर ऑपरेटेड बाय डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस, हो सकता है। सम आर स्टेट ओन्ड एंड अदर्स आर प्राइवेटली ओन्ड। अभी यहाँ पे अगर एक बात करोगे, वही जो मैंने बोला था, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका कुछ इंटरफरेंस इंडिया में हो जाएगा तो वो सोवरेनिटी के खिलाफ इश्यू बन जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो हमने निकाल दिया, सबको पता था, वो निकाल दिया। दूसरा देखते हैं, सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम एंड अदर्स यूज डोमेस्टिक सप्लाईज। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि जहां जिस न्यूक्लियर पावर प्लांट में इंडिया से मटेरियल आ रहा है तो उसको इसने मॉनिटर करने की जरूरत ही नहीं, इंस्पेक्ट करने की, क्योंकि हमारा खुद का है। लेकिन अगर इंपोर्टेड आ रहा है तो इसको देखना जरूरी है कि आप सिविलियन यूज के लिए यूज कर रहे हो, या फिर आप उसके मिलिट्री वेपन्स बना रहे हो, या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हो। तो इसको देखने के लिए ये सही लग रहा है, तो ये सही होने के चांसेस ज्यादा है। अब दूसरा देखते हैं, सम आर ऑपरेटेड बाय फॉरेन एंटरप्राइजेस एंड अदर्स आर ऑपरेटेड बाय डोमेस्टिक। ऑपरेशन कोई भी करे लेकिन वो रहेगा तो इंडिया में ही, राइट। तो यहां पे ऑपरेशन करेगा लेकिन उसका सप्लाई पूरा इंडिया का रहेगा, सब चीजें इंडिया की रहेगी, राइट। तीसरा, सम आर स्टेट ओन्ड एंड अदर्स आर प्राइवेटली ओन्ड। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट ओन्ड रहे या प्राइवेटली ओन्ड तो सोर्स तो सेम ही रहेगा, इंडिया में ही ऑपरेट करेगा। लेकिन सिर्फ ऑप्शन बी ऐसा है जहां पे इंपोर्टेड यूरेनियम है जो कि बाहर से आ रहा है, जो आदमी दे रहा है, या फिर आईएईए का काम ही वही है कि देखना चाहिए कि ये मिलिट्री ऑपरेशन के लिए यूज कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट बना रहे, या फिर न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे, या फिर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई बना रहे, या कुछ कर रहे। तो इसीलिए ये ज्यादा लॉजिकल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। विथ रेफरेंस टू, एक कमेंट में डिमांड किया था इसलिए मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिया। विथ रेफरेंस टू करंट ट्रेंड्स इन द कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A substantial saving in seed material is made when bud chip seedlings are raised in nursery and transplanted in main field। तो ये क्या बात कर रहा है कि बहुत बार क्या होता है कि नर्सरी में आप उसको ग्रो कर रहे हो शुगर केन को, और ये पूरे थोड़े से बढ़ने के बाद आप यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड में बाद में प्लांट कर रहे हो। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो डायरेक्टली यहाँ पे शो करने के बाद जो जर्मिनेट नहीं होंगे उनकी तो सर जो वेस्ट होगा, लेबर वेस्ट होगा या फिर मटेरियल वेस्ट होगा, वो तो यहाँ से अवॉइड हो जाएगा। इसलिए ये क्या हो गया, अच्छा ही हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो वही वो बात कर रहा है, तो ये सही है। When direct planting of sets is done, the germination percentage is better with single budded sets as compared to the sets with many buds। अब ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल दिस इज शुगर केन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बर्ड है, यहाँ पे एक बर्ड है, यहाँ पे एक बर्ड है, और यहाँ पे 4 बर्ड है, और यहाँ पे ये फॉर एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक ही बर्ड है। अगर आप इसको जर्मिनेट करोगे एग्रीकल्चर फील्ड में तो ज्यादा चांसेस किसके रहेंगे, इसके रहेंगे। 4 है ना, तो इसके चांसेस ज्यादा, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पे चांसेस काफी कम है, सब भरोसा इस पे ही है, राइट। अगर आप टीम में 7 या 8 बैट्समैन लेते हो तो आपके चांसेस रन बनाने के ज्यादा है, क्योंकि पहले 4-5 भी नहीं खेले तो आखिरी के खेलेंगे। लेकिन आप 2 ही या फिर एक ही बैट्समैन ले रहे हो, अगर वो 0 पे आउट हो गया तो क्या हो जाएगा, आगे का कुछ होगा ही नहीं। इसलिए दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब 2 को निकाल दीजिए, राइट, और एक तो सही है इसलिए ये भी गया, तो ऑप्शन बचा है 1 and 4 ओनली, राइट। अब नेक्स्ट भी देखते हैं। इफ बैड वेदर कंडीशंस प्रिवेल व्हेन सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड, सिंगल बडेड सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल एज कंपेयर टू लॉज। ये भी कोई लॉजिक ही नहीं है, सेम दोनों का लॉजिक है कि ये भी
इसके ही ज्यादा चांसेस होंगे जिसके पास ज्यादा बर्ड होंगे। शुगर केन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर, हो सकता है, राइट। दैट्स व्हाई आंसर इज सी, 1 and 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। With reference to chemical fertilizers in India, consider the following statements. At present, the retail price of chemical fertilizers is market driven and not administered by the government. दूसरा, ammonia which is an input of urea is produced from natural gas. अमोनिया जो है तो which is input of urea and is produced from natural gas, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है, यूरिया की बात कर रहा है, और हमको पता है कि यूरिया जो है तो वो सब्सिडाइज है, गवर्नमेंट उसको सब्सिडी दे रही है, तो नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, ये बिल्कुल गलत चीज है, एक को निकाल दो, लिफ्ट 2 and 3 ओनली एंड 2 ओनली। अभी थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, हो सकता है, उसमें कुछ हजम न होने वाली बात ही नहीं है। दैट्स व्हाई आंसर इज 2 and 3, दैट इज बी, राइट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 94। अब देखते हैं आखिरी वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला 100 वाला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लॉजिक यूज कर सकते हैं। अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स वन हैज द विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। फॉर एग्जांपल दिस इज टाइगर हैबिटेट, तो वो बात कर रहा है कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल, मतलब बहुत केयरफुल ये करने वाला एरिया जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कहाँ पे ज्यादा होगा। तो लॉजिकली आप देखोगे तो जो सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है वहां पे होने के ज्यादा चांसेस है। यहाँ से कॉर्बेट, रणथंबोर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, सुंदरबन, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 2 स्टेट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के इसमें है, और सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व भी है, इसलिए चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे एक कैलकुलेटेड रिस्क हो सकती है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन लॉजिकली आप देखोगे तो सही होने के चांसेस भी रहते हैं। तो आपको सोचना है एग्जाम में कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना है या नहीं है। सो ऑल दिस वाज रिगार्डिंग लॉजिक एंड कॉमन सेंस used in UPSC prelims questions under the right logical approach to UPSC GS questions, right? Thank you very much.